नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और कोशिकाओं के ऊपर चल रही हमारी सीरीज का आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और आज हमारा टॉपिक है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वह मुख्यतः एक यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक हम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अगर देखा जाए तो कोशिका के बीच में एक गोल आकृति का कोशिका द्रव्य में धसी हुई संरचना में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है प्रायः एक कोशिका में एक ही पाया जाता है। जैसे मतलब एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे एक शैवाल है जिसका नाम है क्लैडोफोरा। तो एक क्लैडोफोरा नाम का जो एल्गी या शैवाल होता है, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं इसकी कोशिकाओं में। साथ ही कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी और जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लोएम की सीव ट्यूब या चालिनी नलिकाएं जो होती हैं फ्लोएम की पादपों में, तो इन दोनों कोशिकाओं में एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की अगर संरचना की बात की जाए, सबसे पहले केंद्रक की जो रासायनिक संगठन होता है उसमें 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है, 20% डीएनए, 5% आरएनए और 3% वसा होता है। ये पूरा इतना मिलकर के इसके अंदर ये कंपोजिशन होता है। संरचना अगर देखी जाए तो सबसे पहली बात, केंद्रक चारों तरफ से एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली ये और एक झिल्ली ये। इस दोहरी झिल्ली को वही परिकेंद्रीय आवरण या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, सॉरी मतलब पेरी न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं, परिकेंद्रीय आवरण कहते हैं। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो स्थान होता है, ये जो खाली स्थान होता है सभी में, इसको हम परिकेंद्रीय अवकाश या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। साथ ही यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे बीच में गैप छूट गया है, जैसे यहाँ पर तो ये जो गैप होता है इसे इसे मतलब केंद्रीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और यही वो होता है जिससे जो जैसे आपने पहली अगर वीडियो देखी होगी इससे पहले की कुछ, तो वहाँ पे कोशिकांग की चर्चा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है और साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। तो जो पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य होता है तो वह यहीं से पदार्थों केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है। साथ ही यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जुड़ी होती है, साथ ही जैसे कुछ पदार्थों का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। मतलब जैसे यहाँ से केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में कुछ पदार्थ सीधे जो घुलने योग्य होते हैं, जिनके घुलित कण होते हैं, उनका सीधे भी आदान प्रदान होता रहता है इन छिद्रों से। तो इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और उसके बाद ये जो बिंदी बिंदी मतलब पूरे में दिख रही है, इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः यही सब आता है। ये मतलब ये पूरा जो इसका रासायनिक संगठन है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और फैट, वसा वगैरह, ये सब यही मिलकर के पूरा केंद्रक द्रव्य बनाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है। अगला है ये जो ऐसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और यही क्रोमैटिन धागे आगे चल के गुणसूत्र और फिर डीएनए, आरएनए यानी कि हमारे न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक के अंदर भी देखिए केंद्रक का सबसे मुख्य कार्य होता है समस्त कोशिका के कोशिकांगों का नियंत्रण करना। मतलब सारे कोशिकांगों के कार्यों और उनके मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी का नियंत्रण केंद्रक करता है। लेकिन केंद्रक के अंदर भी एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो केंद्रक सहित पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। प्रायः न्यूक्लियोलस 1 से 3 की संख्या में पाई जाती है। मतलब एक भी पाई जा सकती है, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं।
इसके साथ ही अगर केंद्र की एक विस्तृत संरचना देखी जाए तो इसके तीन इसके भाग होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग अभी, लेकिन फिलहाल इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला केंद्र का आवरण, ये जो चारों तरफ है यही परिकेंद्रीय आवरण या केंद्र का आवरण, न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं इसे। और इसमें केंद्रीय अवकाश पाया जाता है, जैसे कि ये 2 झिल्लियों के बीच ये केंद्रीय अवकाश है। केंद्र क्षेत्र होता है, ये केंद्र क्षेत्र होता है। उसके बाद अगला है केंद्र द्रव्य, ये हमारा केंद्र द्रव्य है जिसमें 80% प्रोटीन और 20% डीएनए, 5% आरएनए और 3% फैट या वसा पाई जाती है। उसके बाद तीसरा भाग है ये केंद्रिका, ये है, ये यहाँ पे फिगर में केंद्रिका दिख रही है, जो संख्या में 1 से 3 के बीच में हो सकती हैं। उसके बाद केंद्रिका की अगर रासायनिक संरचना की बात की जाए तो केंद्रिका में करीब 85% तक प्रोटीन होती है और इसमें करीब 10% आरएनए और 5% डीएनए पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो केंद्रिका होती है ये है सबसे इसका जो मुख्य कार्य होता है ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का उत्पादन करती है। और आरएनए जो होता है वह राइबोसोम के निर्माण के लिए सहायक होता है, यानी कि राइबोसोम का निर्माण करता है। तो ये जो क्योंकि ये आरएनए का उत्पादन करता है केंद्रिका, इसलिए इसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं, यानी कि राइबोसोम प्रोड्यूसिंग मशीन भी इसे कहते हैं, यानी कि राइबोसोम के उत्पादन की मशीन इसको केंद्रिका को कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए का उत्पादन करता है। तो ये था हमारा केंद्रक, और ये कुछ स्पेशल केसेस थे, ये प्लांट्स में स्पेशल केस था इसका, और ये इसके 3 भाग हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।